आज साइंस क्लब एक्टिविटी के अंतर्गत हमारे बच्चों ने आज कुछ तैयार किया है। आइए हम लोग बात करते हैं। ये हमारे क्लास 6 के 4 बच्चे हैं जिन्होंने कुछ अपना मटेरियल तैयार किया है। तो इसमें जो शिवा और आदर्श मेन बच्चे हैं, तो शिवा बताएंगे हमें आखिर क्या किया है, आपने क्या बनाया है। वेरी गुड। आप बताएंगे डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है। डिफिशियंसी डिजीज उसे कहते हैं जो किसी पोषक तत्व की लंबी आबादी की कमी से होते हैं। वेरी गुड। अब आप उदाहरण बता पाएंगे डिफिशियंसी डिजीज कौन कौन से होते हैं, बताएं। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया कि डिफिशियंसी डिजीज हमारे निश्चित पोषक पदार्थों की लंबी कमी के कारण होते हैं, और जैसे कि स्कर्वी, बेरी रिकेट्स, एनीमिया, गॉइटर, ये सब। आप कोई बता पाएगा गॉइटर रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। गॉइटर रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन अगर कम खाते हैं तो गॉइटर रोग हो जाता है। इसका मतलब गॉइटर। अब ये जो आयोडीन है हमें किस भोजन से मिलता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट से, आयोडीनीकृत नमक से हमें मिलता है। तो ये रहा क्लास 6 के बच्चों का, ठीक है ना। हम लोग साइंस क्लब एक्टिविटी में क्लास 6 के बच्चों का देख लिया कि क्या आखिर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। अब हमारे पास क्लास 7 के अभिषेक और अंश हैं। इन्होंने अपनी साइंस क्लब एक्टिविटी में देखते हैं क्या डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। तो अभिषेक, आपने क्या बनाया है। तो हम एक हीट की प्रोसेस के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें कन्वेक्शन कहते हैं, जिसमें जो हीटेड पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म होने के बाद मूव करते हैं, जिसे हम कैमरे की मदद से दिखाएंगे। पहले ये हीटेड पार्टिकल्स यहाँ से गर्म होंगे, जब ये गर्म हो जाएंगे तो ये मूव करेंगे। तो इसकी जगह थोड़ा सा हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं इसको कैसे। आप कैमरा 4 को एक ग्लास ट्यूब की नली से ये डालेंगे इसके अंदर और देखते हैं कि आखिर हीटेड पार्टिकल कैसे हीट लेके ऊपर की तरफ जाता है। तो इसे हम बिल्कुल बॉटम में डालेंगे ताकि कैमरा 4 है बिल्कुल बॉटम तक जाए और हम अच्छे से देख सकें। तो इन्होंने क्या किया है, ग्लास ट्यूब की मदद से कैमरा 4 को बॉटम पे रखा है, राउंड बोतल फ्लास्क को, और इस तरीके से अब इन्होंने ग्लास ट्यूब हटा लिया है। अब ये क्या देख रहे हैं कि इसमें जैसे ऐसे नीचे स्पिट लैंप ऑन है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हीट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से कैमरा 4 में कलर्स ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तो ये हमारा एक कन्वेक्शन का, और कन्वेक्शन एक हीट ट्रांसफर की प्रोसेस है जो कि गैस और लिक्विड में होती है। तो किस तरीके से लिक्विड, पानी या कोई भी चीज गर्म होती है तो वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है, और इसमें हीटेड पार्टिकल हीट लेके मूवमेंट करता है तो धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा इन बच्चों का प्रयास रहा। तो इन क्लास 7 के बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिविटी की। आपने 7 क्लास में देखा 7 का प्रैक्टिकल। आइए हम लोग बात करते हैं हर्ष, ये भी क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं। हर्ष, आपने क्या बनाया है बेटे आज साइंस क्लास क्लब एक्टिविटी में। सर मैंने क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर बनाया है। ठीक है, आपके हाथ में क्या दिख रहा है। सर ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। अच्छा, इससे क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सर इससे हम लोग ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। आपने यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर भी बनाया है और क्लिनिकल थर्मामीटर भी बनाया है। अगर हम बात करें कि इसकी रेंज देखें तो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6। तो क्या हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मामीटर से नापते हैं। नो सर, नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते। सर क्योंकि इसमें किंक लगा होता है जो फिर मरकरी को नीचे आने से रोकता है। मरकरी के लेवल को रोकने के लिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें रुकावट होती है जिसे हम किंक कहते हैं। बहुत अच्छा हर्ष ने प्रयास किया है। हर्ष, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी दिख रहे हैं जो कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। तो क्या आप बता पाएंगे कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में उसे कैसे बदलेंगे। सर एक फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में वैल्यू हो जाती है। यस सर। वेरी गुड। तो व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री। वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रयास किया इन्होंने साइंस क्लब में। आज हर्ष ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है, बहुत बढ़िया। साइंस क्लब एक्टिविटी में अगले स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। ये अगले स्टूडेंट अर्पित हैं। अर्पित, आपने क्या बनाया है बेटे फोटो में। सर मैंने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बनाया है। जी, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बताएंगे आप, सी ब्रिज क्या होता है। सर सी ब्रिज में समुद्र की तरफ से ठंडी हवा
चलती है। अच्छा, और सर लैंड ब्रिज में जमीन की तरफ से ठंडी हवा चलती है। वेरी गुड। तो दिन के समय आखिर समुद्र की तरफ से ही हवा जमीन की तरफ क्यों चलती है? क्या कारण है इसके पीछे? आपने क्लास में पढ़ा होगा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर दिन के समय में जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और उसके ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और सर वो गर्म हवा ऊपर चली जाती है। उसको भरने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवा। वेरी गुड। अगर हम बाद में बात करें तो रात में इसका जस्ट उल्टा होता है। रात में क्या होता है कि जमीन वाला भाग जो है, जमीन वाला भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, पानी वाला भाग देर में ठंडा होता है। इसका मतलब पानी गर्म होता है तो ऊपर की हवा गर्म हुई और वो गर्म हवा ऊपर की ओर उठ गई। उस जगह को भरने के लिए जमीन से ठंडी ठंडी हवा किधर जाने लगी? समुद्र की तरफ। तो जमीन से जब हवा जाएगी समुद्र तो इसे कहेंगे हम लैंड ब्रिज, और जब समुद्र से जमीन की तरफ आएगी तो इसे कहेंगे हम सी ब्रिज। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया अर्पित, बहुत बढ़िया। बहुत साइंस क्लब एक्टिविटी के अंतर्गत अगले छात्र से मिलते हैं। ये है क्लास 7 के यस। यस, आपने क्या बनाया है बेटे? सर मैंने एलिमेंट्री कैनाल बनाया है जो कि ह्यूमन बॉडी एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में क्या कहते हैं? आहार नाल। वेरी गुड। आहार नाल है, ये हमारे भोजन की पूरी एक नली होती है और जो मुंह से जाके पूरी गले से होती हुई पूरे पेट में रेक्टम से होते हुए तब जाके, तो पूरा भोजन कैसे डाइजेशन होता है आप ये थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। बताइए यश। सर पहले हम लोग भोजन खाते हैं, वो भोजन अच्छे से सलाइवा के द्वारा ऑसोफेगस के द्वारा हमारे पेट में जाता है। पेट में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट का मतलब इनका स्टमच से है, तो स्टमच में आपने पढ़ रखी है 3 चीजें बनती हैं, HCl, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? जो हमारे खाने के साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया चले जाते हैं वो उनको मारने का काम है। इसमें एक गाढ़ा लसलसा पदार्थ भी निकलता है स्टमच में। ये जो स्टमच वाला पार्ट आप देख रहे हो स्टमच में, तो आखिर इसका काम क्या है? इसके अंदर गाढ़ा लसलसा पदार्थ निकलता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। क्या काम है इसका? सर जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत, जैसे चावल का दाना कच्चा चला गया, वो कहीं पेट को खुरदुरा ना कर दे, अगर वो चिपचिपा पदार्थ नहीं निकलेगा। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच। ये म्यूकस स्टमच की अंदर वाली लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है, तो ये म्यूकस का बहुत अच्छा काम है। अब आगे भोजन कहाँ जाता है? ये छोटी आंत से बड़ी आंत में। आप बताएंगे एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में पूरा कंप्लीटली भोजन का डाइजेशन हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। उसी में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसा कि आप जानते हो। ये लीवर दिख रहा है चॉकलेटी कलर का, आखिर ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस का काम है डाइजेशन ऑफ फैट। वेरी गुड, फैट का पचाना होता है। बताएंगे कि ये आखिर ये जो बाइल जूस है वो इकट्ठा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। यहाँ ये छोटी सी एक पित्त की थैली होती है, उसमें ये इकट्ठा होता है। बहुत अच्छा प्रयास किया एलिमेंट्री कैनाल का यस ने, बहुत बढ़िया प्रयास रहा। थैंक यू यस। तो आइए हम लोग बात करते हैं साइंस क्लब एक्टिविटी के अंतर्गत। ये 8th क्लास का टॉपिक लग रहा है और ये मानव और निखिल के द्वारा तैयार किया गया है। तो निखिल बताएंगे आखिर आपने क्या बनाया है? सर मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट बनाए हैं, जो कि सर ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, और ये क्लेमाइडोमोनास है, और ये स्पाइरोगेरा है, ये वायरस है, और ये ब्रेनोफिंडाई है। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि ये एल्गी, प्रोटोजोआ और फंजाई और ये सब है, तो आखिर वायरस को अलग क्यों रखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वायरस को इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि ये होस्ट सेल के अंदर रिप्रोडक्शन करता है। बिल्कुल, ये हमेशा क्या करता है? हमेशा होस्ट सेल के अंदर ही सर्वाइव करता है और ये लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होता है, इसलिए इसको अलग रखा जाता है। चलिए बताएं आप, व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ पैरामीशियम? सीलिया। व्हाट इज द शेप ऑफ पैरामीशियम? वेरी गुड। अगर इसमें हम बात करें क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगेरा, क्या दोनों ऑटोट्रॉपिक हैं? यस। क्यों ऑटोट्रॉपिक है? They filled by the chlorophyll. Good. और क्लोरोफिल के प्रोसेस के द्वारा ये अपना भोजन बना लेते हैं। जी, कोई आप बता सकते हैं ब्रेड मोड फंजाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? बाई स्पोर फॉर्मेशन। बहुत अच्छा प्रयास रहा ये निखिल और मानव के द्वारा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, साइंस क्लब एक्टिविटी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ अच्छा समझाया। थैंक यू। तो आइए साइंस क्लब एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, और ये प्रणव कबीर स्टूडेंट हैं क्लास 8 के। आखिर इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने कुछ मॉडल सा बना रखा है, तो थोड़ा सा बताएंगे आखिर क्या बनाया है? डिस्क ऑफ फ्रिक्शन बनाइए, जो इसमें बताया कि फ्रिक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्टैटिक, दूसरा। अच्छा, फ्रिक्शन तो हमें समझ में नहीं आ रहा, आखिर फ्रिक्शन का कारण क्या है? फ्रिक्शन का मेन कारण एरोडायनामिक होती है, क्योंकि
कोई और साइंस कहती है कि हर चीज़ जो होती है वो इरेगुलरिटीज के बिना बन नहीं सकती। अच्छा ठीक है, यानी कोई भी सतह बिना इरेगुलरिटी के नहीं बन सकती है, तो इन्होंने बताया। तो फ्रिक्शन का मतलब सीधा सीधा हो गया रुकावट वाला बल, यानी वो बल जो किसी वस्तु को चलने से रोके वो हो गया फ्रिक्शन, ठीक है, वो बल हो गया। तो इसमें 3 टाइप हो गए, तो इसमें स्टैटिक है, ये स्लाइडिंग है, ये रोलिंग है। तो आप थोड़ा सा अंतर, इनको हम स्टैटिक कहते हैं। इसमें जो इरेगुलरिटीज होते हैं उन्हें इंटरलॉकिंग का टाइम मिल जाता है, जिससे ये सबसे पावरफुल होता है। पर स्लाइडिंग में होता है हर चीज़ स्लाइड कर रही होती है, जिससे उन्हें जो उसकी इरेगुलरिटीज होते हैं उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता है इंटरलॉकिंग के लिए, इसलिए। ठीक है। अब इसका मतलब आपका कहना है कि कोई वस्तु है, जैसे कि ये रखी हुई है टेबल या ये हाथ पे रखी हुई कॉपी है, तो इस समय कोई ना कोई जरूर फोर्स लग रहा होगा जो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, इसलिए ये कॉपी नहीं गिर रही है। तो इस समय इस पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इसका मतलब इसकी सतह और हमारे हाथ की सतह दोनों के बीच में क्या हो गई है? इंटरलॉकिंग हो गई है, इसलिए ये बल काफी मजबूत बल माना जाता है। और स्लाइडिंग में क्या होता है, इसको रुकने का, इंटरलॉकिंग होने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम मजबूत होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस करके बताएं हमें स्लाइडिंग और रोलिंग में। स्लाइडिंग जो होता है आपको मैंने बता दिया। अब रोलिंग में ये होता है कोई चीज ये व्हील्स के ऊपर होता है, जब कोई चीज रोल कर रही होती है तो उस पर लगने वाली बल को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इसलिए सबसे स्मॉल होता है क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए इसमें लगने वाला बल सबसे कम। ये आप थोड़ा सा इसको रोल करके दिखाएं या फिर कैसे ये रोल कर रहा है। वेरी गुड। इन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छा। हम लोग डेली लाइफ में इधर उधर की चीजें ले लेते हैं। इन्होंने एक टूथपेस्ट का डिब्बा लिया हुआ है, छोटा सा बाहर का बॉक्स, और इन्होंने चौक रखा हुआ है। चौक को एक रोल के रूप में किया है और इस तरीके से घुमाएंगे तो ये रोलिंग फ्रिक्शन का काम करता है। और इन्होंने ये भी बताया कि इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से फ्रिक्शन सबसे कम लगता है। तो सबसे कम जो फ्रिक्शन लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन पे लगेगा और सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन पे लगेगा। तो प्रणव कबीर का ये प्रयास बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी इन्होंने एक्टिविटी बनाई। थैंक यू। आइए हम लोग बात करते हैं साइंस क्लब एक्टिविटी में। अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये अगली एक्टिविटी निखिल शिवालिक जूनियर क्लास 8 है और आदित्य उदयगिरी जूनियर क्लास 8A के बच्चे ने की है। ये दो बच्चे हमें कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहेंगे। तो निखिल बताएंगे क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहे हो? आज हम साइंस क्लब एक्टिविटी के अंदर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, जिसको सबसे पहले हम बायोमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे, जिसे हमने डाल दिया है। इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है। इसके बाद हम आमतौर पर जिंक ग्रेन्यूल के साथ इसका रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल ना होने के कारण हम एल्यूमिनियम के साथ। अच्छा, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन करते हैं। तो अब जिंक ग्रेन्यूल इनके पास था नहीं, तो इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया है, ये एल्युमिनियम फॉइल ली है और एल्युमिनियम फॉइल की छोटी छोटी बॉल बना ली है और तब जाके ये आगे के प्रैक्टिकल करेंगे। तो थोड़ा सा आदित्य बताएंगे आखिर क्या करेंगे आप आगे? हम इसमें एल्यूमिनियम फॉइल की छोटी छोटी बॉल डालेंगे, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अच्छा, आप पता कैसे लगेगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी टेस्ट ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस बनी हुई है, उसके पास अगर माचिस की तिल्ली जला कर लाएंगे तो उसमें पॉप लाइक साउंड आएगा। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि अगर इसमें आप हाइड्रोजन गैस बनेगी और जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लाएंगे तो पॉप साउंड बनेगी। चलिए हम लोग देखते हैं, आप करके दिखाइएगा आखिर कैसे बनती है। तो आप बताते जाए आखिर कर क्या रहे हैं आप। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की फॉइल बायोमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे। तो इन्होंने क्या कर रखा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एल्युमिनियम की फॉइल को डाल रखा है। अब देखेंगे इसमें हिजिंग साउंड के साथ कोई ना कोई गैस बन रही है, जहां तक मेरा ख्याल है। आप देख सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा पास करके भी देख सकते हैं। इसमें बबल्स निकलना शुरू हो गए। ये थोड़ी स्लो प्रोसेस होगी क्योंकि इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड को ईट करने में इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तब जाके ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो धीरे धीरे इसमें हाइड्रोजन गैस बनना शुरू होगी और जैसे ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो फिर ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट दिखाएंगे आपको, कैसे जलती हुई माचिस की तीली के द्वारा। तो अभी अगर बन रही होगी तभी ये होगा। तो अभी निकलती हुई दिखेगी, क्योंकि नॉर्मल ये कलरलेस गैस होती है, दिखती नहीं है। तो यहाँ से बबल से हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि आखिर ये निकली कि नहीं निकली। थोड़ी स्लो प्रोसेस होगी ये। अगर जिंक ग्रेन्यूल होता है तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस होगी, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होने की वजह से ये
थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और तब जाके ये होगी, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी माचिस की तीली थोड़ा सा इसके रखें, देखें अगर इसमें प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बन रही होगी तो होगा अभी, नहीं तो नहीं होगा, है ना। इन्होंने क्या किया, जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाए। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन अभी बहुत कम है। तो जब हाइड्रोजन गैस का अच्छा प्रोडक्शन होगा तो इसमें तेजी से पॉप साउंड क्रिएट होगा। अभी ये स्लो प्रोसेस है, हाइड्रोजन अभी उतनी तेजी से नहीं बन रही है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और इसमें एल्युमिनियम फॉइल डाल देंगे जिससे कि हाइड्रोजन गैस अच्छे से बन सके। तो अब इसमें हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो गई है। तो अब आप देखेंगे कैसे इसमें पॉप साउंड क्रिएट होता है। हाँ ठीक। आइए हम लोग बात करते हैं क्लास 8 के स्टूडेंट ने आज साइंस क्लब एक्टिविटी के द्वारा कुछ करना चाहेंगे। तो निखिल बताएंगे आप क्या करना चाह रहे हो। हम आज CO2 का प्रोडक्शन CO2 के प्रोडक्शन में आप किन किन चीजों का यूज करेंगे। एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा। अच्छा एसिटिक एसिड ये रहा, शायद हमें लग रहा है एसिटिक एसिड, और इसकी स्मेल भी अनप्लीजेंट होती है, आप देख सकते हो, सिरके जैसी, हम लोग देसी भाषा में इसको सिरका कहते हैं। और इसका फार्मूला CH3COOH होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा NaHCO3। तो जैसे बेकिंग सोडा डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो आप बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, निखिल बताएं कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड किसी अगर लाइम वाटर में डालेंगे तो उसका कलर मिल्की कलर हो जाता है। ठीक है, अच्छा आप बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम चूने के पानी में डालते हैं तो मिल्की कलर क्यों हो जाता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही, कैल्शियम कार्बोनेट कारण इसका रंग दूधिया हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। निखिल चलिए आगे प्रैक्टिकल करें। सबसे पहले हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। हमने पहले ही से वॉल्यूम 2 में एसिटिक एसिड ले लिया है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मिक्स विद एसिटिक एसिड। इन्होंने क्या किया है कि इसमें इधर वाले जो है इसमें रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा है, और इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे जा रही है इसका कलर दूधिया हो रहा है। देखो इसका मतलब ये CO2 गैस का टेस्ट हो गया। CO2 गैस का टेस्ट क्या है कि जब हम CO2 गैस को चूने के पानी में डालेंगे तो चूने का पानी कैसा हो गया, दूधिया, दूध जैसा हो गया, जैसे कि इसमें दूध भरा हो। तो मिल्की रंग क्यों हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा थोड़ा सा चेक करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बिहेव करती है। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी बिहेव करती है, ये आग बुझाने में भी मदद करती है। तो ये भी प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे कि आखिर आग बुझाने में ये इससे जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे, अगर आग बुझती है तो भी टेस्ट हो जाएगा कि ये CO2 है। तो देखते हैं अभी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा चेक करेंगे अभी। और देखते हैं अगर ये माचिस की तीली इसके ऊपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी तो माचिस की तीली तुरंत बुझ जानी चाहिए। देखो ये माचिस की तीली बुझ गई, इस बात का प्रमाण है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, और यही कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को कैसा कर दिया, मिल्की कलर कर दिया, जबकि ये पानी पहले कैसा था, पूरा ट्रांसपेरेंट। तो इन 3 बच्चों ने आज बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत बधाई इन 3। तो आइए हम लोग बात करते हैं साइंस क्लब एक्टिविटी में। ये अनुराग है और ये सत्यम है। तो अनुराग आप बैठ के ये कौन सा एपरेटस है, क्या बताएंगे इसका क्या नाम है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये किस लिए यूज किया जाता है, छोटी चीज को बड़ी चीज में देखने के लिए या दूर की चीजों को पास में देखने के लिए। छोटी चीज, ये शायद परमानेंट स्लाइड हमें दिख रही है और इसमें लिखा हुआ है प्रोटोजोआ पैरामीशियम। तो इसे अगर हम इसमें लगा के देखेंगे तो किस शेप का दिखेगा, चप्पल के आकार का दिखेगा। बिल्कुल सही, आपने क्लास में पढ़ा भी है कि पैरामीशियम कैसा होता है, स्लीपर शेप का होता है। तो आप बता पाओगे अगर पैरामीशियम को इसमें हम देखते हैं तो बाहर लाइनें लाइनें बहुत सारी दिखाई पड़ती हैं, वो कौन सा बॉडी ऑर्गन होता है,
सीलिया, बिल्कुल सही। सीलिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ पैरामीशियम। अनुराग आप बताएं कि इसमें कौन सी स्लाइड आप पहले से लगा चुके हो देखने के लिए? सर इसमें बैक्टीरिया फ्लैग लगी हुई है। बैक्टीरिया का कोकस फॉर्म है शायद, तो कैसा दिख रहा है आपको? थोड़ा देख के बताएं कैसा दिख रहा है। सर इसमें रेड रेड एक साथ ग्रुप में दिख रहा है, तो काफी दाने अच्छा, जैसे। लाइए मुझे भी देखने का मौका मिले। हाँ, इसमें रेड रेड बहुत सारे दाने देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें देख सकते हैं कि आखिर बैक्टीरिया कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें भी देखने की कोशिश करेंगे बैक्टीरिया कैसा दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे दाने इसमें माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने को मिल रहे हैं, और ये छोटे दाने बैक्टीरिया के हैं जो कि कोकस फॉर्म में बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो इन बच्चों ने आज का बहुत अच्छा प्रयास किया साइंस क्लब एक्टिविटी में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा 2 स्लाइडें लगाई जिससे कई बच्चों ने लाभान्वित हुए इसको। तो बहुत बहुत बधाई सत्यम और अनुराग को।